तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा आप जानते हैं कि हम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर यानी कि मोल कॉन्सेप्ट 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया था। अब दूसरी रिएक्शन जो इसमें हमारे पास है दैट इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट इज़ नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और मैंने आपसे कहा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ जस्ट द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही रिवर्स है, ठीक है। तो इट इज़, आप चाहो तो इसमें लिख भी सकते हो, इट इज़ द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज़ द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन and involves breakdown of a compound and involves breakdown of a compound into two or more components, at least one of which is in the elemental state. At least one of which must be in the elemental state. ठीक है, must be in the elemental state. कम से कम उसमें एक जो होना चाहिए वो अपनी elemental state में होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? How do we differentiate? तो अगर हमारे पास मान लीजिए twice H2O है, वाटर है बेटा हमारे पास लिक्विड में, और हम क्या करें, इसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, तो व्हाट डज दिस गिव अस? दिस गिव्स अस ट्वाइस H2 जो कि एक गैस है, और ये हमें O2 देता है और वो भी गैस है, ठीक है। अब क्या ये वाकई में ही रेडॉक्स रिएक्शन है, वो हमें चेक भी करना है। वाटर में हम जानते हैं, वाटर में हाइड्रोजन होता है +1 में, ऑक्सीजन होता है -2 में, और हाइड्रोजन चूंकि फ्री स्टेट है तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अगर आप यहाँ से जाओगे तो +1 से आप पहुँचे हो 0 में, मतलब डेफिनेटली दिस इज़ रिडक्शन पार्ट, ठीक है। और अगर आप ऑक्सीजन की टर्म्स में देखोगे तो -2 से हम पहुंचे हैं 0 में, ऑब्वियस सी बात है दिस इज ऑक्सीडेशन पार्ट। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ इसका एक खास नाम भी है, वी कॉल इट एज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही आपके पास दूसरी एग्जांपल भी अगर आप चेक करोगे, यू हैव लाइक दिस, सोडियम हाइड्राइड है आपके पास। सोडियम हाइड्राइड के पास अगर आप इसको हीट करोगे, यू विल हैव ट्वाइस Na और आपके पास मिल जाएगा H2। H2 तो गैस है, सोडियम सॉलिड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी, सोडियम हाइड्राइड इसका नाम है, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्राइड को भी हीट करेंगे तब भी ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और तीसरी अगर आप देखोगे पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट मीन्स KClO3, इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट, दिस इज नोन एज पोटेशियम क्लोरेट। अगर पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट भी करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से KCl और हमें यहाँ से मिलेगा O2। आप यहाँ से ट्वाइस कर लीजिए, यहाँ से 3 टाइम्स कर लीजिए और यहाँ पर ट्वाइस कर लीजिए। अब देखो पोटेशियम क्लोरेट एक कंपाउंड है, इसने हमें क्या दे दिया, एक कंपाउंड KCl दे दिया, लेकिन जो इसका दूसरा वाला फॉर्म यानी कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में। और हम जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए कम से कम एक एलिमेंट का, एक कंपोनेंट का, एक प्रोडक्ट का एलिमेंटल फॉर्म में होना ज़रूरी है, और वो तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है ही, ठीक है। अब इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, अगर हम ये देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एलिमेंट्स बनने चाहिए इन द एलिमेंटल फॉर्म, बट ये भी आपको इंश्योर करना है कि हाँ हमारे पास क्या हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है, ठीक है। वी नीड टू बी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। अब रिडॉक्स रिएक्शन तो हमने देख लिया कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये KClO3 का डिकम्पोजिशन अगर हो रहा है तो इसमें अगर आप देखोगे पोटेशियम इज इन +1, क्लोरीन इज इन +5,
ऑक्सीजन इज इन -2। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन 0 में चला गया, पोटेशियम अभी भी +1 में है, लेकिन क्लोरीन यहाँ से किस में चला गया है, -1 में। तो क्लोरीन अगर -1 में चला गया है, कहाँ से, +5 से -1, मतलब ये तो रिडक्शन है। और अगर ऑक्सीजन -2 से 0 में चला गया है तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। सो डिसोसिएशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, और इस रेडॉक्स रिएक्शन को बेटा हम नाम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है हम कहेंगे ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं होती हैं। अब आप बोलोगे कैसे, जैसे हमारे पास होगा CaCO3, ठीक है, हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा CaO प्लस हमें मिलेगा CO2। अगर ये देखोगे ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है। नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो कैल्शियम तो यहाँ पर +2 में है, कार्बन यहाँ +4 में है, ऑक्सीजन यहाँ -2 में है। यहाँ पर भी कैल्शियम +2 में, ऑक्सीजन -2 में, यहाँ कार्बन +4 में और यहाँ पर ये -2 में। तो अगर आप चेक करोगे किसी ने भी अपना स्टेट चेंज नहीं किया है, हैंस वी वोंट कॉल दिस रिएक्शन एज ए रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये नहीं है ठीक है। हाँ, डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन जो मैं डिकम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ वो रिडॉक्स रिएक्शंस, बिकॉज अगर आपको अल्टीमेटली पता है हम पढ़ रहे हैं वो रिडॉक्स रिएक्शंस जिनमें डिकम्पोजिशन हो रही है। चूंकि यहाँ पर किसी भी एलिमेंट ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं की है, हैंस वी वोंट कॉल दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज ए रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसका जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे पास तीसरी किस्म की रिएक्शन आती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज व्हाट वी कॉल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब है इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन आयन और एन एटम, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन आयन और एन एटम, या तो एक आयन या फिर एक एटम, इन अ कंपाउंड is replaced by another ion or an atom, by another ion or an atom of another element, ठीक है, of another element, ठीक। अगर आप इसको जनरल में रिप्रेजेंटेड करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, x + yz, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा और बन जाएगा xz + y। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें ज़रूर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर हमारे पास जो x था, इस x ने इस YZ कंपाउंड के Y को रिप्लेस कर लिया है, YZ कंपाउंड के Y को इसने रिप्लेस कर लिया है और उसको अलग कर दिया है एलिमेंटल फॉर्म में। तो अब डिस्प्लेसमेंट हो गई किसकी, Y की, किसकी वजह से, X की वजह से। हम ज़रा अगर इसमें थोड़ा सा और सोचें कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं ये दो किस्म की होती हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो किस्म की है हमारे पास। पहली है हमारे पास मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहली है हमारे पास मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और नाम से ही पता लग रहा है कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता होगा। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाउ ए मेटल इन द कंपाउंड, ठीक है, ए मेटल इन अ कंपाउंड is displaced by another metal, present in the uncombined state, ठीक है। तो एक मेटल जो एक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा, कौन,
एक और नया मेटल जो अनकम्बाइंड स्टेट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ना, वो है प्यूरिफिकेशन में। तो आप कहोगे दिस मेथड finds its applications in metallurgical processes. This finds application in the metallurgical processes in which a pure metal is obtained from its ore present as a compound, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन का आप इस्तेमाल कहाँ करते हो? अगर मुझे कोई मेटल चाहिए ना प्योर स्टेट में, तो वो मेटल अपने ओर में होता है, लेकिन ओर में वो किस फॉर्म में होता है? किसी कंपाउंड के साथ, किसी कंपाउंड की फॉर्म में होता है। तो आप क्या काम करते हो? किसी मेटल को लाते हो और जो मेटल आपको चाहिए और कंपाउंड फॉर्म में वो प्रेजेंट है, वो इसको रिप्लेस कर देता है। और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, अगर आप देखोगे। जैसे बेटा आपके पास है CuSO4 एक्वस, ठीक है, मतलब पानी में है ये, और आप इसमें क्या करते हो? जिंक सॉलिड फॉर्म में इसको डाल देते हो, तो क्या हो जाता है? कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और जिंक रिप्लेस कर लेता है कॉपर को इन CuSO4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, यहाँ पर कॉपर के पास तो +2 है, लेकिन यहाँ कॉपर के पास 0 है, जिंक के पास 0 है, जिंक के पास +2 है, तो ये तो एक रेडॉक्स रिएक्शन फॉर श्योर है, ठीक है। अगर आप दूसरी रिएक्शन चेक करोगे बेटा, यू हैव वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक सॉलिड है। आप इसके सामने अगर कैल्शियम ले आते हो, सो दिस गिव्स यू 5 टाइम्स कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक सॉलिड है, और आपके पास ट्वाइस वेनेडियम, जो कि एक सॉलिड है, वो मिल जाएगा, ठीक। अगर आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड देखोगे, तो वेनेडियम तो यहाँ पर +5 में है और यहाँ वेनेडियम 0 में है, कैल्शियम यहाँ 0 में है और यहाँ कैल्शियम +2 में है। नेक्स्ट अगर हम कंसिडर करें, जैसे बेटा हमारे पास है TiCl4, टाइटेनियम है बेटा, हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं। तो मैग्नीशियम क्या कर देगा? मैग्नीशियम इसको रिप्लेस कर लेगा और हमारे पास टाइटेनियम फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। तो मैग्नीशियम आपके पास टाइटेनियम 4 है, तो आप इधर पर ट्वाइस कर लीजिए, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। नो टाइटेनियम यहाँ पर किस में प्रेजेंट है? टाइटेनियम इज प्रेजेंट इन +4, और यहाँ टाइटेनियम 0 में है, मैग्नीशियम यहाँ 0 में है और मैग्नीशियम यहाँ +2 में है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ से देखना होता है। इसी के बाद हमारे पास एक और रिएक्शन है, जैसे हमारे पास Cr2O3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है हमारे पास, ठीक है, एक सॉलिड है हमारे पास। इसके सामने हम एल्युमिनियम को ले आए, किसको ले आए? एल्युमिनियम को ले आए। तो बस बहुत ही ईजी है, यहाँ से एल्युमिनियम क्रोमियम को रिप्लेस कर लेगा और क्रोमियम को लिबरेट भी कर लेगा, हमारे पास क्रोमियम हमारे पास आ जाएगा। तो क्रोमियम को आपको यहाँ से ट्वाइस करना होगा, एल्युमिनियम तो आपके पास 2 हैं, तो यहाँ से भी आप ट्वाइस कर लीजिए, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड ये भी सॉलिड होता है और क्रोमियम भी सॉलिड होता है। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, तो आपके पास क्रोमियम यहाँ पर +3 में है और यहाँ क्रोमियम आपके पास 0 में है, एल्युमिनियम यहाँ 0 में है और एल्युमिनियम यहाँ +3 में है। तो इस केस में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि एक मेटल को या एक एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से दूसरा मेटल रिप्लेस कर रहा है। अब जो मेटल रिप्लेस कर रहा है, आप इन चारों एग्जांपल्स में देखेंगे, जो भी मेटल, जैसे मैं आपसे कहूँ, यहाँ पर जो मेटल है, यहाँ पर जो मेटल है दैट इज जिंक, यहाँ पर जो मेटल है वो है कैल्शियम, यहाँ पर जो मेटल है दैट इज मैग्नीशियम, यहाँ पर जो मेटल है दैट इज एल्युमिनियम। अगर आप देखोगे इन चारों रिएक्शंस में जो मेटल लिया गया है रिप्लेस करने के लिए, उसकी हमेशा हो रही है ऑक्सीडेशन, isn't it? तो अगर किसी मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है, दैट मीन्स एनी मेटल विच रिप्लेसेस अनदर मेटल इन इट्स कंपाउंड दैट हैज अ हायर ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, और वी कैन से दैट इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से बोल रहा हूं आपके लिए, यहां पर इस चीज को अच्छे से नोट कीजिएगा। The metal
which replaces the metal which replaces another metal which replaces another metal from its compound has a higher tendency to get oxidized और अगर जो मेटल रिप्लेस कर रहा है उसकी हाई टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, हेंस बिहेव्स एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो है वो बहुत अच्छी है। तो बस नहीं, रिड्यूस होने की नहीं, उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत अच्छी है और वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि अगर वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरे को वो क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। और रिड्यूस कैसे करेगा? बाय प्रोवाइडिंग इट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सो ये हमारे पास थी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टाइप इसका है दैट इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी क्या है, यहाँ पर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? दिस इन्वॉल्व्स हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, and rarely occurring oxygen displacement reaction। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जनरली आप देखोगे कि हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो रहा है, लेकिन कभी कभी आप ये भी देखोगे कि कभी कभी ऑक्सीजन भी रिप्लेस हो रहा है। रेयरली का मतलब बिल्कुल कभी कभी ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन जनरली जो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है उसमें कौन डिस्प्लेस हो जाता है? हाइड्रोजन उसमें डिस्प्लेस हो जाता है। क्लियर? अब जैसे मैं आपको बताऊं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर पॉइंट को केयरफुली नोट करके रखना होगा। पहली चीज़, ऑल अल्कली मेटल्स यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड सम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन कौन से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात हो रही है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, सारे अल्कली मेटल्स और कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल। और वो कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर गिविंग हाइड्रोजन गैस। मतलब बेटा ये हाइड्रोजन गैस आपको इजीली प्रोवाइड करके दे देंगे। ठीक है, कैसे? आप देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं आपके लिए, सोडियम प्लस मैं आपके लिए लिख दूं वाटर, और ये वाटर यहाँ पर कोल्ड है, ठंडा है ये पानी। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाता है NaOH। सोडियम को आप ठंडे पानी में डालो, आपके पास NaOH प्लस H2 गैस मिल जाएगी। अब ये चेक करना, यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर चेक करोगे, सोडियम इज इन 0, ये पहुंचा कहाँ पर? +1, और हाइड्रोजन यहाँ पर है +1 और कहाँ चला गया? 0। आपको ये लग रहा होगा कि वाटर में से सोडियम ने क्या बाहर निकाल के फेंक दिया? हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन हैज बीन रिमूव्ड। और अगर आप इसको बैलेंस भी करोगे तो आपके पास दिस रिएक्शन बैलेंस तो नहीं है, तो आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। आप इसको ट्वाइस ले लीजिए और इसको भी यहाँ से ट्वाइस ले लीजिए। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो यहाँ से भी आपको ट्वाइस लेना पड़ेगा। तो नाउ दिस रिएक्शन स्टैंड्स बैलेंस्ड। तो हमने क्या देखा, सोडियम जो है उसने किसको रिप्लेस कर लिया? हाइड्रोजन को। और यहाँ पर जब हम कहते हैं ना कि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को इसने उठाकर क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। और एल्कलाइन अर्थ मेटल में बैठे, जैसे आपके पास होगा कैल्शियम, और ये भी होगा यहाँ पर कोल्ड, पानी भी यहाँ पर ठंडा होगा। सो दिस विल गिव यू CaOH होल ट्वाइस,
और प्लस आपको यहाँ से मिल जाएगा ये। तो आप इसको ट्वाइस कर लो, 2 to 4 नहीं, ट्वाइस नहीं करो इसको, डोंट डू दिस ट्वाइस, 2 to 4, 4 और यहाँ से 2, 2 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से भी आपके पास कैल्शियम सॉलिड है। अब देखो बेटा, मैं आपको यहाँ से एक पॉइंट बता देता हूँ। आप अगर चेक करोगे स्टेट के हिसाब से भी, तो कैल्शियम इज इन 0, यहाँ पर कैल्शियम इज इन +2, ऑक्सीजन इज इन हाइड्रोजन इज इन +1 और यहाँ हाइड्रोजन इज इन 0। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो बेटा, जब भी आप इस चीज़ को देखते हो ना कि दो सबस्टेंसेस में रिएक्शन होनी चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि इनके बीच में जो रिएक्शन होगी वो आसानी से हो जाएगी अगर दोनों की वेरी वेरी हाई टेंडेंसी है, दोनों की टेंडेंसी रिएक्ट करने की है, तो अच्छे से रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक की भी टेंडेंसी रिएक्ट करने की बहुत कम हो जाए, दोनों में से अगर किसी एक की भी टेंडेंसी रिएक्ट करने की बहुत कम हो जाए, तो हम कहते हैं दूसरा वाला जो कंपोनेंट है उसको अपनी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी, ताकि वो उसके साथ भी रिएक्ट करे जिसको रिएक्ट करने की उतनी ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए, कोई भी चीज़ अगर रिएक्ट करती है तो टेम्परेचर के हिसाब से अगर देखें ना, इफ़ वी लुक फ्रॉम द टेम्परेचर परस्पेक्टिव, हम कहेंगे कि अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर हाई है तो वो रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बहुत कम है, ठंडा है, तो हम कहेंगे उसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम है। यही तो यहाँ पर एग्जांपल है। जब सोडियम ने रिएक्ट किया ठंडे पानी के साथ, तो ठंडे पानी की रिएक्टिविटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो रिएक्शन हो जाए, तो जो चीज़ ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रही है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए अल्कली मेटल्स और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम हमने लिखे हैं, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, और इसी हाई रिएक्टिविटी की वजह से वो उस चीज़ के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं जिसको रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं है, दैट इज कोल्ड वाटर। ठीक है। अब यहां से देखो बेटा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या उठेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा इसमें यह है कि लेस एक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विद, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विद स्टीम। और स्टीम का मतलब बेटा, आपने पानी को उबालना स्टार्ट किया, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। अब चूंकि मेटल की भी टेंडेंसी कम है, जैसे मैग्नीशियम की हो गई, आयरन की हो गई, तो अब क्या ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो अब आप क्या करते हो, आप पानी का टेम्परेचर बढ़ा देते हो। तो पानी का टेम्परेचर जब आपने बढ़ाया तो जाहिर सी बात है उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ गई, अब जाकर यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है। मतलब हम लिखते हैं मैग्नीशियम जो सॉलिड है, प्लस लिखते हैं बेटा यहाँ से H2O, लेकिन जो वेपर फॉर्म में है, तो ये हमें दे देता है यहाँ से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमें यहाँ से दे देता है H2। ठीक है। तो आप यहाँ से ट्वाइस कर लीजिए, वहाँ से 2 और 2 4, आपके पास बिल्कुल बेटा ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज सॉलिड, हाइड्रोजन बेटा गैस की तरह लिबरेट हो गया। मैग्नीशियम किस में है, मैग्नीशियम 0 में है, पहुंचा +2 में, हाइड्रोजन +1 में है, पहुंचा 0 में। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास दूसरी भी है, आयरन सॉलिड फॉर्म में है, इसके सामने बेटा आप अगर आप लाओगे H2O, लेकिन ये H2 अब कोल्ड नहीं है, ये वेपर है, तो बेटा दिस गिव्स यू Fe2O3 प्लस बेटा ये आपको दे देता है H2 गैस। ठीक है। अब यहाँ से कैसे करोगे, इसको 3 टाइम्स है, तो आप यहाँ से 3 टाइम्स कर लो, यहाँ से 3 टाइम्स कर लो, और इसको ट्वाइस कर लो, तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और अगर आप चेक करोगे, आयरन 0 से पहुंचा बेटा +3 में, हाइड्रोजन +1 से बेटा पहुंचा 0 में। ठीक है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका है बेटा, अब कुछ एलिमेंट्स बेटा ऐसे हैं जो ना हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। मकसद बेटा क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाने में, कोल्ड हो या स्टीम हो, निकलता क्या है सब में, हाइड्रोजन। लेकिन बेटा कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो इतने लेस रिएक्टिव हैं, जो रिएक्ट ना ही करते हैं किसके साथ, ठंडे पानी के साथ, और ना ही वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ। तो वो हाइड्रोजन देते हैं, लेकिन अगर उनकी रिएक्शन करवाई जाए किसी एसिड के साथ, तो वही हमारा अगला पॉइंट है। many metals which cannot displace hydrogen, from cold water
can do so when treated with acids, जब हम उनको ट्रीट करते हैं किन के साथ, एसिड्स के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, द सेम इज ट्रू फॉर दोज मेटल्स, द सेम इज ट्रू फॉर दोज मेटल्स which even do not react with steam, which even do not react with steam। अब जैसे बेटा आपके पास, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर दूंगा, कैडमियम है, स्टीम, फॉर एग्जांपल बेटा कैडमियम एंड टिन। कैडमियम एंड टिन बेटा स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो क्या हाइड्रोजन देते तो हैं, लेकिन अगर उनकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाए, एसिड्स के साथ करवाई जाए, ठीक है। अब बेटा आप याद करो कौन सा ऐसा मेटल था जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता था, जैसे आयरन था, जैसे मैग्नीशियम था, लेकिन आयरन और मैग्नीशियम स्टीम के साथ तो रिएक्ट करते थे। इस पॉइंट का बेटा मकसद समझना है, वो मेटल्स जो ठंडे पानी के साथ या वो मेटल्स जो स्टीम के साथ भी हाइड्रोजन नहीं देते हैं, वो मेटल्स को अगर एसिड के साथ ट्रीट किया जाए वहां से वो हाइड्रोजन हमें ज़रूर दे देंगे। जैसे बेटा मैं आपको इसमें एग्जांपल बता दूं, लेट मी टेल यू एन एग्जांपल इन दिस। कौन कौन से बेटा, जैसे बेटा मैग्नीशियम था, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आप इसको HCl के सामने ले आओ, एसिड के सामने ले आओ, दिस विल गिव यू MgCl2 और प्लस बेटा ये आपको H2 दे देगा। तो यहाँ से आप ट्वाइस कर लीजिए बेटा इसको। मैग्नीशियम तो बेटा एक सॉलिड है, HCl बेटा हमने एक्वस मीडियम में लिया है, MgCl2 बेटा एक एक्वस मीडियम में आ गया है, और H2 बेटा आपके पास गैस है। तो अगर आप यहाँ पर स्टेट्स डिफाइन करोगे, 0 बेटा ये आ गया +2, हाइड्रोजन बेटा +1, ये चला गया बेटा 0 में। अब ऐसे ही एक और एलिमेंट भी आपके पास था, कौन सा, आयरन। आयरन की भी जब आप रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ, दिस गिव्स यू फेरस क्लोराइड, FeCl2 मिल जाता है और आपको मिल जाता है हाइड्रोजन। एक रिएक्शन बेटा यहाँ पर आपको दिमाग में रखनी होगी, तभी जाकर ये क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ से भी अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो आयरन 0 में बेटा आयरन फेरस में पहुँच गया, हाइड्रोजन +1 में, हाइड्रोजन 0 में पहुँच गया, ठीक है। इसी तरीके से आप जिंक की रिएक्शन भी करवा सकते हो इसके साथ, ठीक। अब यहां पर हमारे पास अगर हम जिंक के साथ भी रिएक्शन देखें, जिंक रिएक्शन करेगा HCl के साथ और ये हमें दे देगा जिंक क्लोराइड, और प्लस बेटा ये हमें दे देगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जिंक यहाँ से सॉलिड बेटा, ये यहाँ से एक्वस, और बेटा ये भी यहाँ से एक्वस हमें मिल जाएगा। नाउ इफ यू एनालाइज, जो हमने ये 3 रिएक्शंस लिखी, कौन कौन सी रिएक्शंस, 3 बेटा, जो हमने लिखी, रिएक्शन ऑफ, या हम लिखेंगे रिएक्शंस ऑफ जिंक कॉमा मैग्नीशियम एंड आयरन विद एसिड, विद HCl, गिविंग हाइड्रोजन गैस, are also the laboratory methods of obtaining हाइड्रोजन गैस। यानी कि यही 3 रिएक्शंस, हाइड्रोजन गैस अगर आपको लेबोरेटरी में बनानी है तो वहां आपको यही 3 रिएक्शंस होंगी। क्या मतलब, आप HCl सॉल्यूशन में किसको डालोगे, या तो जिंक को, या तो आयरन को, या तो मैग्नीशियम को, वहां से आपके पास जो गैस इवॉल्व होगी, दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। नाउ the rate of production of hydrogen gas, now the rate of production of hydrogen gas, मतलब हाइड्रोजन गैस कहाँ जल्दी मिलेगी, depends upon the reactivity of metal, यानी कि बेटा इन तीनों में से मेटल की रिएक्टिविटी जहां ज्यादा होगी वो जल्दी हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहां पर मैं आपके लिए मोर लिख रहा हूं, विच इज हाई इन केस ऑफ मैग्नीशियम के लिए जो ये रिएक्टिविटी है बेटा, ये रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, एंड आयरन के लिए जो है, एंड
लीस्ट फॉर आयरन, लीस्ट फॉर आयरन मतलब अभी जो हमने ये 3 रिएक्शंस लिखी ना, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है बेटा? मैग्नीशियम की। तो मतलब जो हाइड्रोजन गैस आपको मैग्नीशियम वाली रिएक्शन से मिलेगी वो बहुत जल्दी मिलेगी, और आयरन की रिएक्टिविटी बेटा बहुत कम है, तो इसीलिए आयरन की रिएक्टिविटी अगर बहुत कम है, हाइड्रोजन गैस जो वहाँ से प्रोड्यूस होगा वो भी थोड़ी देर के बाद प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब उसको भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक। अब इसके साथ बेटा यहाँ पर एक और पॉइंट भी है, वेरी लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है, मेटल्स लाइक कौन कौन सा बेटा? सिल्वर और गोल्ड जो है हमारे पास, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट इवन विद HCl। अब बेटा यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब समझ लीजिएगा कि इस मतलब क्या है। देखो बेटा, हमने अभी ये पढ़ा था कि जो वेरी लेस एक्टिव मेटल्स हैं या लेस एक्टिव मेटल्स जैसे मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, इवन कैडमियम हो गया, इवन टिन हो गया, वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस ज़रूर दे देंगे। लेकिन हमने ये देखा यहाँ पर कि कुछ मेटल्स इतने ज़्यादा लीस्ट एक्टिव होते हैं, मतलब उनकी रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि अगर हम उनको एसिड के सामने भी ले आएंगे तब भी वो एसिड के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेंगे। और उन्हीं की एग्जांपल्स में से बेटा एक है सिल्वर और एक है बेटा गोल्ड। सो दिस पॉइंट इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो हम यहां पर बेटा पढ़ेंगे दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइक मेटल्स, मेटल्स की तरह ही इवन हेलोजेंस have a reactivity order, even halogens have a reactivity order, even halogens have a reactivity order which decreases down the group, अब ये डाउन द ग्रुप का मतलब क्या है बेटा? हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कौन आता है? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और बेटा उसके बाद आयोडीन। और ऐसे जब आप वर्टिकली नीचे आते हो बेटा, दिस इज नोन एज गोइंग डाउन द ग्रुप। और हमने ये पढ़ा बेटा क्या कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो, जो हमारे पास हेलोजन है उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। मतलब मैं कहूँगा हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसकी है? तो बेटा हाईएस्ट रिएक्टिविटी फ्लोरीन की है। और लीस्ट रिएक्टिविटी किसकी है? लीस्ट रिएक्टिविटी बेटा आयोडीन की है। तो एक साइड से बेटा हमारे पास फ्लोरीन है और दूसरे साइड से बेटा हमारे पास आयोडीन है। ठीक है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे बेटा? फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट रिएक्टिविटी, fluorine has the highest reactivity, while as iodine has the least reactivity. सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। लेकिन सबसे कम कौन है बेटा? सबसे कम हमारे पास फ्लोरीन है। तो सबसे कम हमारे पास आयोडीन है, सबसे ज्यादा हमारे पास फ्लोरीन है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन is so high that it even replaces oxygen from water। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बेटा इतनी ज्यादा है कि ये ऑक्सीजन को भी रिप्लेस कर लेता है पानी से। मतलब अगर बेटा आप लाओगे ना यहाँ पर फ्लोरीन और इसके सामने बेटा होगा हमारे पास पानी, क्या होगा? पानी होगा बेटा। तो फ्लोरीन क्या करेगा बेटा? फ्लोरीन पानी में से भी ये बाहर निकाल देगा और बेटा यहाँ से हमें ऑक्सीजन को अलग करवा देगा। अब यहाँ पर आप ट्वाइस ले लो तो ये 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 कर लो और यहाँ पर ट्वाइस कर लो। तो बेटा आप ये देख रहे हो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन ने हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को अलग करके रख दिया। अब हम तो ये कह रहे थे कि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर फ्लोरीन रिएक्टिव सबसे ज़्यादा है तो ये क्लोरीन
ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है, मतलब उनकी ऑक्सीडेशन करवा सकता है। लेकिन फ्लोरीन न सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की ऑक्सीडेशन करवा देता है बेटा, बल्कि ये वाटर से भी क्या निकाल लेता है, वाटर से भी ऑक्सीजन को बाहर फेंक देता है। तो चूंकि ये रिएक्शन हो रही है तो इसीलिए बेटा हम बोलते हैं इट इज फॉर दिस रीजन, it is for this reason that that replacement of that replacement of Cl minus comma Br minus comma I minus using fluorine is not done in aqueous solution, is not done in aqueous solution। aqueous solution में हम ये रिएक्शन नहीं करवाते हैं। कौन सी रिएक्शन मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे बेटा कि हमारे पास अगर ये होगा ना ऐसे F माइनस, और बेटा अगर हमने इसके सामने लाया फॉर एग्जांपल F माइनस नहीं, सॉरी नॉट F माइनस, इट इज F2 बेटा मैंने अगर लाया और मैं इसके सामने बेटा लाऊं मान लो KCl, क्या लाऊं KCl, और वो भी क्या लाऊं बेटा एक्वस मीडियम में। तो देखो ये क्या हमें दे देगा यहाँ से, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव मी KF, ठीक है, और बेटा ये हमें दे देगा यहाँ से Cl2। तो मैं इसको करूँगा ट्वाइस, मुझे इसको भी करना पड़ेगा ट्वाइस, तो फ्लोरीन तो बेटा ट्वाइस है ही। लेकिन ये तो आपने क्या किया, देखो आपने फ्लोरीन की मदद से क्लोरीन जो -1 में था उसको कहाँ ले लिया, 0 में, और फ्लोरीन खुद 0 से कहाँ पहुँच गया, -1 में। अब फ्लोरीन ऐसा कर सकता है, फ्लोरीन यही चीज़ कर सकता है ब्रोमीन के साथ भी, यही चीज़ कर सकता है आयोडीन के साथ भी। लेकिन उस केस में बेटा हम एक्वस सॉल्यूशन नहीं ले सकते हैं, मतलब हम KCl का एक्वस सॉल्यूशन नहीं ले सकते हैं, हम KBr का एक्वस सॉल्यूशन नहीं ले सकते हैं, हम KI का एक्वस सॉल्यूशन नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा अभी हमने एक रिएक्शन देखी ऊपर, ये जो मैंने ये वाली रिएक्शन लिखी हुई है कि फ्लोरीन वाटर से भी निकाल लेता है किसको बाहर, फ्लोरीन वाटर से भी ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन वी डू नॉट कॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ क्या, क्लोराइड आयन फ्रॉम इट इज एक्वस सॉल्यूशन। अगर आप KCl लोगे तो उसका आप एक्वस सॉल्यूशन यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? बिकॉज अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन यूज किया, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब वाटर यूज किया, तो फ्लोरीन न सिर्फ क्लोराइड को रिप्लेस कर लेगा बल्कि ये वाटर में से भी ऑक्सीजन को रिप्लेस कर लेगा। सो दैट इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हाँ अब हम क्या कहेंगे, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि फ्लोरीन सबको रिप्लेस कर सकता है क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँगा क्लोरीन किस किस को रिप्लेस कर सकता है, आई विल से Cl2 रिप्लेसेस, जो इसके नीचे है बेटा, रिप्लेसेस किस किस को, इट कैन रिप्लेस Br माइनस, इट कैन रिप्लेस I माइनस, वाइल एज बेटा जो Br2 है, ब्रोमीन जो है, इट रिप्लेसेस, ब्रोमीन रिप्लेसेस किसको सिर्फ बेटा, इट रिप्लेसेस I माइनस। ये सिर्फ किसको रिप्लेस कर सकता है, I माइनस को रिप्लेस कर सकता है। जैसे बेटा मैं आपको रिएक्शन दिखाऊं, Cl2 बेटा, और यहाँ पर आप यूज़ करोगे ट्वाइस KBr, मैं यहाँ से ट्वाइस KBr सीधे ही ले रहा हूँ, और बेटा ये रहा एक्वस। जैसे ही आप ये रिएक्शन करवाओगे बेटा आपको मिल जाएगा ट्वाइस KCl, और बेटा आपको मिल जाएगा Br2 इज़ अ गैस। अब चेक करो बेटा, यहाँ पर आप KBr का एक्वस सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो। क्यों यूज़ कर सकते हो? बिकॉज क्लोरीन वाटर से ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकता है, फ्लोरीन कर सकता था, तो इसीलिए हमने वहाँ पर उनका एक्वस सॉल्यूशन नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर हम एक्वस सॉल्यूशन ले सकते हैं बिकॉज क्लोरीन कैन नॉट रिप्लेस ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। इसी तरीके से बेटा Cl2 के सामने अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड ले आए तो बेटा अगेन यू हैव ट्वाइस KCl, और बेटा अगेन यू हैव I2। ठीक है, अब इधर पर बेटा अगर हम थोड़ा सोचें, क्लोरीन जो कि एक गैस है, क्लोरीन जो कि एक गैस है, ठीक है, अगर बेटा मैं आपको बोलूं ये ब्रोमीन जो है ना, ये ब्रोमीन, दिस ब्रोमीन गैस इज एक्चुअली व्हाट, कलर्ड। आयोडीन भी क्या है, कलर्ड, इट इज ब्राउनिश रेड। ब्रोमीन जो है इट इज ब्राउनिश रेड कलर की गैस, ठीक है बेटा। और आयोडीन जो है बेटा, आयोडीन इज ए, यू कैन से, कभी कभी इसको कहा जाता है ब्लैक ब्लूइश गैस, या कभी कभी बेटा आप देखोगे इसको वॉयलेट कलर का भी लिखा जाता है, एक वॉयलेट कलर गैस है ये। कौन? आयोडीन। ब्रोमीन ब्राउनिश रेड गैस है और आयोडीन ब्लैक ब्लूइश गैस, या फिर आप कभी कभी इसको वॉयलेट कलर की गैस भी बोल देते हो। अब इसका मतलब बेटा अच्छे से इन रिएक्शंस पे जरा हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। देखो बेटा, हमारे पास ब्रोमीन
गैस और आयोडीन गैस जो कि दोनों की दोनों कलरलेस है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में बेटा सॉल्यूशन में आयंस हैं। क्या क्या है बेटा, इसी में I माइनस भी है और इसी सॉल्यूशन में बेटा हमारे पास Br माइनस भी है। I माइनस भी है, Br माइनस भी है। और I माइनस और Br माइनस का मतलब क्या है बेटा, मान लो इसी सॉल्यूशन में Ki भी है और बेटा इसी सॉल्यूशन में KBr भी है। पोटेशियम ब्रोमाइड भी है, पोटेशियम आयोडाइड भी है। और बेटा हम किसी तरीके से क्या काम करें, इस सॉल्यूशन में इंट्रोड्यूस कर दें Cl2 गैस। किसको इंट्रोड्यूस कर दें, Cl2 गैस। अब हम ये तो जरूर जानते हैं बेटा कि क्लोरीन गैस कैन रिप्लेस बोथ आयोडाइड आयन एंड ब्रोमाइड आयन। ये ब्रोमाइड आयन को भी रिप्लेस करेगा और आयोडाइड आयन को भी रिप्लेस करेगा। लेकिन बेटा पहले किसको रिप्लेस करेगा, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहले किसको लिबरेट करेगा, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा बेटा, जब आप क्लोरीन यूज कर रहे हैं तब जरा रिएक्शन की तरफ ध्यान देना बेटा। आप क्या बोल रहे हो, ये जो Br माइनस है ये Br माइनस Br2 में कन्वर्ट हो रहा है और बेटा ये जो I माइनस है ये I माइनस I2 में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं कहूँ इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन जो रिएक्शन हो रही है बेटा, वो रिएक्शन असल में ये हो रही है ना कि हैलाइड आयन कन्वर्ट हो रहा है बेटा किस में, X2 में, है कि नहीं। हैलाइड आयन कन्वर्ट हो रहा है X2 में। और बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर आएंगे, यहाँ से आपको बैलेंस जब करोगे ट्वाइस और यहाँ से बेटा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यही रिएक्शन तो हो रही है, डेफिनेटली यही रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले ये रिएक्शन किसके लिए होगी, तो देयरफॉर बेटा आपको ये लिखना है व्हेन ए सॉल्यूशन कंटेन्स बोथ Ki and KBr, contains both Ki and KBr, and if we pass Cl2 gas through it, अगर हम इसके थ्रू Cl2 गैस को पास करते हैं, then iodine gas is first formed since the tendency to get oxidized is high for I minus as compared to Br minus, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि जो हैलाइड आयन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिकॉज दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम -1 to 0, है ना। जैसे यहाँ पर अगर आप चेक करोगे ये -1 से कहाँ जा रहा है, 0 में, तो इसकी तो ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है बेटा वही पहले ऑक्सीडाइज होगा। तो I माइनस की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू Br माइनस। देयरफॉर क्या बेटा, देयरफॉर अगर मैं आपसे कहूँगा we first observe violet color in the solution। तो सबसे पहले हमें कौन सा कलर दिखता है सॉल्यूशन में, वॉयलेट कलर, क्योंकि मैंने आपको अभी बोला आयोडीन गैस किस कलर की है, वॉयलेट कलर की है, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे देखना बेटा, when more of chlorine gas is passed through solution। अब बेटा आपने क्या किया, आयोडीन गैस बाहर आ गई, इसने कौन सा कलर दिया, वायलेट कलर दे दिया। तो अब अगर आप और क्लोरीन गैस इस सॉल्यूशन से क्या करोगे, पास करोगे, तो क्या होगा बेटा, आयोडीन दैट इज फॉर्म्ड प्रीवियसली, जो आयोडीन बेटा असल में पहले बना हुआ था, गेट्स फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, बेटा उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है टू IO3-1 विच इज कलरलेस। तो बेटा सबसे पहले I माइनस किस में कन्वर्ट हुआ, I माइनस कन्वर्ट हुआ आयोडीन में। और अगर आपने और क्लोरीन गैस पास करते रहे तो वो जो आयोडीन आपके पास था वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाएगा, आयोडेट
IO3-1 को क्या कहते हैं, आयोडेट में, और उसका कलर क्या होता है, कलरलेस। अब इसका ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले सॉल्यूशन ने कौन सा कलर उठाया, उसने उठाया वॉयलेट कलर, क्योंकि आयोडीन गैस लिबरेट हो गई। अगर आपने ओवर क्लोरीन पास कर दी गैस इस सॉल्यूशन में, मतलब इस सॉल्यूशन में आपने और क्लोरीन गैस इंट्रोड्यूस की, तो वो जो आयोडीन गैस बनी है बेटा वो कन्वर्ट हो जाती है आयोडेट में, और जब वो आयोडेट में कन्वर्ट हो जाएगी, आयोडेट इज कलरलेस, मतलब बेटा वो जो सारा वॉयलेट कलर था अब वो गायब हो जाएगा। ठीक है, नाउ ब्रोमीन Br- gets converted into Br2, and a reddish color appears in the solution, और solution में कौन सा कलर आ जाता है, रेडिश कलर आ जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, क्यों रेड कलर का होता है, क्योंकि अब ब्रोमीन भी साथ साथ लिबरेट होना चालू हो जाएगी ना, तो ब्रोमीन कौन सा कलर देता है, रेड कलर का दे देता है। ठीक है, नाउ इसमें हमने देखा बेटा कि अगर किसी सॉल्यूशन में I- भी है और Br- भी है, और आप उसमें से क्लोरीन पास करवा रहे हो, तो पहले लिबरेट होगा कौन, आयोडीन गैस, तो आपके सॉल्यूशन का वायलेट कलर आ जाएगा। आप उसमें से और क्लोरीन पास करोगे तो वो आयोडीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडेट में, और आयोडेट का कोई भी कलर नहीं होता है, तो अब मतलब वो वॉयलेट से कहाँ पहुंचा, कलरलेस। फिर जब आपने क्लोरीन पास करते रहे हो, कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है बेटा Br- को भी क्या होना है, ऑक्सीडाइज होना है, और जैसे ही Br- कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Br2 में, तो आपके सॉल्यूशन का कलर रेडिश कलर हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, जो आपने ऊपर भी लिखा कि ब्रोमीन कलर इज ब्राउनिश रेड, ब्राउनिश रेड, वही ना ब्राउनिश रेड यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी इसको ऑरेंज कलर भी लिखा जाता है। ठीक है, वो अपीयर हो जाएगा, क्यों अपीयर हो जाएगा, जाहिर सी बात है बेटा ब्रोमीन गैस लिबरेट हो रही है। दिस टेस्ट, इसको बेटा मैं यहाँ पर अलग कलर से लिख रहा हूँ, दिस टेस्ट इज नोन एज, इस टेस्ट को ही बेटा बोलते हैं लेयर टेस्ट। इसको आप लैब में पढ़ोगे, दिस टेस्ट इज नोन एज लेयर टेस्ट। और लेयर टेस्ट क्या है बेटा, कि सबसे पहले आयोडाइड कन्वर्ट हो जाएगा आयोडीन में, आपके पास एक लेयर बन जाएगी, एक परत बन जाएगी, किसकी, वॉयलेट कलर की। फिर आप ओवर क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आयोडीन कन्वर्ट हो जाएगा आयोडेट में, कलर गायब हो जाएगा। लेकिन ब्रोमीन अब लिबरेट होना चालू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन गैस, वो कौन सा कलर देगा, वो देगा ब्राउनिश रेड कलर। और आपके पास पहले वॉयलेट, फिर आया एक लेयर किसका, ब्राउनिश रेड का, इसी को बेटा हम कहते हैं लेयर टेस्ट। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह से बेटा इस लेयर टेस्ट के बाद आपको यह भी पता है कि अगर आपने ब्रोमीन गैस प्रोवाइड की, ब्रोमीन गैस किसको लिबरेट कर सकती है, सिर्फ आयोडीन को, तो मतलब बेटा अगर आपने यहाँ पर Ki ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास ट्वाइस, मेक इट ट्वाइस KBr, और बेटा यहाँ से आपके पास आयोडीन आ जाएगा, आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ गैस बाहर आ जाएगा। ये भी आपके पास एक एक्वस है, और ये भी आपके पास एक एक्वस है। सो आई होप बेटा ये आपको समझ में आया होगा। तो हैलोजन डिस्प्लेसमेंट का जो बेटा बेसिक आइडिया है, हैलोजन डिस्प्लेसमेंट का जो बेसिक आइडिया है, या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका, हैलोजन आयोडाइड इन्वॉल्व्स। ठीक है, हैलोजन आयोडाइड इन्वॉल्व्स बेटा क्या होता है, कि अगर आपको हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखनी है, द हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब हैलोजन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करना है, द हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन involves the following reaction, अगर आपको हैलोजन को रिप्लेस करना है, तो बेसिक रिएक्शन क्या है बेटा, ट्वाइस X माइनस गिव्स यू X2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ऑब्वियसली यहां पर हमें क्या चाहिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस मेथड of obtaining halogen is not valid for बेटा किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। तो फ्लोरीन को आप इस तरीके से ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, क्यों बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीडाइज करना। अब जाहिर सी बात है बेटा फ्लोरीन तो खुद सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग
पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग तो एजेंट तो कोई भी नहीं है। इसीलिए आपको इस रिएक्शन से, कौन सी वाली रिएक्शन से, ट्वाइस x माइनस इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स x2 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो बेटा आपने ये वाली रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन के थ्रू किसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है? वी कैन नॉट, ऑब्वियस सी बात है, प्रोड्यूस फ्लोरीन बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की मदद से आप फ्लोरीन को कभी भी ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। हाँ, बाकी हेलोजेंस को जरूर इससे ऑब्टेन किया जा सकता है। एम आई क्लियर? सो यहां तक बेटा आपके पास ये रिएक्शन थी। और एक और बेटा टाइप की रिएक्शन है जो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, वो तो बेटा हम पहले ही क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, अब इसी के साथ साथ बेटा हमारे पास एक दूसरा टॉपिक भी यहां से आता है। पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन भी सिखाता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, दैट क्वेश्चन स्टेट्स, क्या है बेटा क्वेश्चन? व्हाई डू द फॉलोइंग रिएक्शंस, व्हाई डू द फॉलोइंग रिएक्शंस occur differently? ये फॉलोइंग रिएक्शंस क्यों डिफरेंटली होती? कौन कौन सी फॉलोइंग रिएक्शंस बेटा? एक है Pb3O4 प्लस टाइम्स 8HCl, 8HCl, दिस गिव्स अस व्हाट? दिस गिव्स अस 3 टाइम्स PbCl2, ठीक है, प्लस ये हमें दे देता है Cl2 और प्लस ये हमें दे देता है 4 टाइम्स H2O, ठीक है। और जो दूसरी रिएक्शन दी गई है दैट इज Pb3O4 प्लस 4 टाइम्स HNO3, दिस गिव्स यू PbNO3 होल ट्वाइस प्लस PbO2 प्लस 2 टाइम्स H2O, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे 2 टाइम्स 4 तो 4 तो इसके हो गए, तो आप इसके ट्वाइस कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब देखो बेटा ये रिएक्शंस अलग अलग तरीके से क्यों हो रही है। आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी कि हमारे पास ये भी क्या है, एक एसिड, और बेटा ये भी क्या है, एक एसिड है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि ऐसी रिएक्शन क्यों नहीं ऊपर वाले साइड से हुई? मतलब यहाँ पर जब आप पहले वाले केस में देख रहे हो, HCl के केस में देख रहे हो, तो देखो हमारे पास क्या हो गया है, क्लोरीन गैस बाहर आ गई है। लेकिन दूसरी वाली रिएक्शन में जहाँ पर हमने फिर से एसिड लिया है तो वहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो हमें कहीं पर भी PbO2 मिला नहीं, लेकिन नीचे वाली रिएक्शन में हमें PbO2 एज इट इज़ मिल रहा है। तो बेटा इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न समझने के लिए बेटा आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये Pb3O4 है, और हम क्लास में भी पढ़ चुके हैं, Pb3O4 असल में एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ट्वाइस PbO का और PbO2 का है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ट्वाइस PbO2 में हम जानते हैं कि PbO2 पर लेड इज इन +4, ठीक है। और PbO के बारे में बेटा आप एक खास बात याद रखना, PbO इज अ बेसिक ऑक्साइड, PbO इज अ बेसिक ऑक्साइड। और PbO2 में बेटा चूंकि लेड अपनी मैक्सिमम स्टेट यानी कि +4 में है, वी कैन से दिस PbO2 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है बेटा? दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। तो दो चीजें हैं बेटा, मिक्सड ऑक्साइड Pb3O4 कंटेन्स ए बेसिक ऑक्साइड पार्ट, कौन सा? PbO, एंड इट कंटेन्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पार्ट विच इज नोन एज PbO2, ठीक है, विच इज नोन एज PbO2। अब बेटा इसमें होता क्या है वो आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, जैसे ही आपने PbO2 के सामने किसको लाया बेटा? HCl को। क्या लाया बेटा? HCl को। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, HCl में क्लोरीन किस में है? -1 में, और PbO2 बेटा किस में है? +4 में। अब ये सोचो बेटा, इसमें प्लीज थिंक अबाउट दिस कि Cl- अपनी मिनिमम में है, तो ये मिनिमम से और नीचे तो जा नहीं सकता है, जाहिर सी बात है बेटा ये ऊपर ही आ सकता है। दैट मीन्स दिस कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से दिस कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। और बेटा ये तो है ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये तो है ही हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा अगर ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, जाहिर सी बात है बेटा ये रिएक्ट करेंगे, एक रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, और आपको मिल जाएगा बेटा PbCl2, ठीक है, और बेटा आपको मिल जाएगा Cl2, और बेटा आपको मिल जाएगा H2O, ठीक है, बिकॉज Cl-
अभी बेटा ऊपर हमने पढ़ा Cl माइनस एक्स माइनस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, X2 में। बिल्कुल यहाँ पर भी वही हो गया, Cl माइनस चला गया -1 से कहाँ की तरफ, 0 की तरफ। अब बेटा लेड किस में था, +4, लेकिन बेटा अब लेड किस में चला गया, +2 में। तो एक ऑक्सीडेशन, एक रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें बेटा, तो हमारे पास क्लोरीन तो 4 आ गए, तो आपको यहाँ से 4 टाइम्स करना होगा बेटा, आपको यहाँ से ट्वाइस करना होगा। ऑक्सीजन आपके पास कितने हो गए, 2, और लेड भी आपके पास एक ही। तो बेटा बस ये रिएक्शन तो बैलेंस हो गई। लेकिन अब सोचो बेटा, ये वाली एक रिएक्शन हो गई लेकिन Pb3O4 का तो एक और कंपोनेंट भी है, एंड दैट इज ट्वाइस PbO। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर आपने ट्वाइस PbO पहले ही क्यों लिया, बेटा बिकॉज मिक्सड ऑक्साइड है, मिक्सड ऑक्साइड में PbO2 एक ही है और PbO 2 है, इसीलिए पहले से ही मैंने फिक्स कर लिया ये ट्वाइस PbO है। प्लस बेटा ये तो एक बेसिक ऑक्साइड भी है, और बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगी बेटा, और एक और बार बना देगी आपके लिए साल्ट। दैट साल्ट इज PbCl2 एंड देन यू विल गेट बेटा H2O। अब लेड चूंकि आपके पास 2 है, आप यहाँ से भी 2 कर लीजिए। अब आपके पास ये हो गए 4, तो आप इसको 4 टाइम्स कर लीजिए, इसको ट्वाइस कर लीजिए। अब बेटा देखो क्या है, आप फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन को ऐड कर लीजिए। आप लिखिए बेटा ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे बेटा, यू विल हैव PbO2 प्लस ट्वाइस PbO प्लस बेटा देन यू विल हैव 8 टाइम्स HCl, and this is going to give you 3 times PbCl2, this is going to give you Cl2, and this is definitely going to give you 4 times H2O। but बेटा ज़रा इसको पहचानते हो, PbO2 plus twice PbO, PbO2 plus twice PbO, बेटा isn't this Pb3O4? तो मैं लिख सकता हूँ ना Pb3O4 plus 8 times HCl, this gives you 3 times PbCl2 plus Cl2 plus 4 times H2O। इसीलिए बेटा ये रिएक्शन ऐसे हो जाती है। ठीक, ये हो गया HCl के केस में। चलिए बेटा अब जरा हम इसको देखें किस केस में, HNO3 के केस में। जैसे ही बेटा when HNO3 is used, when HNO3 is used, अगर हम HNO3 की बेटा बात करें, उसको यूज करें, तब क्या होता है। तब देखिए बेटा हमारे पास है PbO2 और बेटा हमारे पास है ट्वाइस PbO। अब बेटा एंड हमारे पास HNO3 है। अब हम खुद जानते हैं बेटा HNO3 में नाइट्रोजन खुद है +5 में, सो दिस इटसेल्फ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये खुद क्या है बेटा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बेटा ये PbO2 भी क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ज़रा सोच के देखो बेटा, सोच के देखो कि क्या आपके पास जो पिछले वाली एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस HCl, वो होगा यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही रिएक्शन होगी, कौन सी, PbO वाली, यानी कि ट्वाइस PbO आपको लिखना पड़ेगा, और बेटा आपको लिखना पड़ेगा HNO3। सो दिस इज सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। तो बेटा आपके पास क्या बनेगा, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस। तो बेटा यहाँ से आपको ट्वाइस करना पड़ जाएगा, नहीं ट्वाइस नहीं, नॉट ट्वाइस, बिकॉज आपको तो लेड के 2 रखने हैं। तो बेटा ये तो 2, ये 4 हो जाएंगे बेटा, 4 टाइम्स HNO3, और बेटा आपको मिल जाएगा वाटर, और वाटर भी बेटा आपको कितना मिलेगा, 4 टाइम्स है, तो आपको यहाँ से ट्वाइस करना पड़ेगा। ठीक है, अब बेटा ये रिएक्शन हो जाएगी, ओनली एसिड बेस रिएक्शन ऑकर्स। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे कहूँगा हियर ओनली एसिड बेस रिएक्शन ऑकर्स, ओनली एसिड बेस रिएक्शन ऑकर्स। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर बेटा यहाँ पर सिर्फ एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, हमें तो Pb3O4 मिला नहीं, तो बेटा आप क्या काम कीजिए, इस साइड से PbO2 ऐड कीजिए, और बेटा इस साइड से भी एक PbO2 ऐड कर दीजिए। ज़रा बेटा चेक करो, ये ट्वाइस PbO और ये PbO2 जो आपने ऐड किया मिलकर क्या बना देंगे बेटा, मिलकर ये बना देंगे Pb3O4। तो बेटा यहाँ पर Pb3O4 प्लस बेटा आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स HNO3, एंड दिस गिव्स यू ट्वाइस PbNO3 होल ट्वाइस, प्लस बेटा आपको मिलेगा ट्वाइस H2O, और बेटा वो PbO2 आपको ऐसे का ऐसा ही मिलेगा। दैट इज़ वाई यू सी दिस रिएक्शन व्हेन यू यूज़ नाइट्रिक एसिड। तो बेटा अब आपने सीखा, जब नाइट्रिक एसिड को लिया जाएगा तो रिडॉक्स रिएक्शन तो नहीं होगी, हाँ एसिड बेस रिएक्शन ज़रूर हो जाएगी। इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ऐसे प्रोडक्ट से मेरा मतलब क्या है बेटा, ये जो आपके पास ये PbO2 है ये एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जब आपके पास HCl था बेटा, व्हेन यू यूज्ड HCl, और HCl के केस में बेटा आपने ये देखा था कि HCl के लिए हमारे पास
ये रहा बेटा HCl, दिस इज द रिएक्शन ऑफ HCl। क्या हमें PbO2 कहीं मिला? नहीं बेटा। क्यों नहीं मिला PbO2 कहीं पर? बिकॉज बेटा PbO2 ने रिएक्ट किया किसके साथ? HCl के साथ, और HCl क्या था? एक रिड्यूसिंग एजेंट था। लेकिन अगर हम इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो जो पहले था एंड में भी बिल्कुल बेटा वो वैसा ही रहेगा। सो दिस इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा आपको इसमें रिएक्शन रटने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये सीधे ही इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा अब हम जरा अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले, एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ हार्डनेस। क्या है बेटा वो टॉपिक हमारे पास? दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस। अब बेटा डिग्री ऑफ हार्डनेस ये यूज किया जाता है किसके लिए? वाटर के लिए बेटा। ठीक है, आपने बेटा कभी कभी घर में ऑब्जर्व किया होगा कि हार्डनेस ऑफ वाटर, मैं डिग्री ऑफ हार्डनेस को थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है रब करना चाहिए, मुझे टॉपिक लिखना चाहिए। आई नीड टू राइट लाइक दिस, हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या बेटा? हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है बेटा? हार्डनेस ऑफ वाटर, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? बेटा वी एब्सोल्युटली नो क्या कि कभी कभी हम क्या करते हैं, कपड़ों को बेटा पानी तो लगाते हैं, साबुन भी लगाते हैं, लेकिन वो जो फोम होता है, ठीक है, जिसको हम लादर बोलते हैं, ठीक है, वो कभी कभी नहीं मिलता है। हम साबुन रगड़ रहे हैं कपड़ों के साथ, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो फोम उभरता नहीं है। अब बेटा ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि पानी में क्या होती है? हार्डनेस होती है। सो हम कहेंगे द प्रिवेंशन ऑफ formation, the prevention of formation of foam, the prevention of formation of foam when soap is used with water, when soap is used with water is known as hardness of water, is known as hardness of water, दिस इज नोन एज हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब हार्डनेस ऑफ वाटर से बेटा होगा क्या? सोप खर्च हो रही है लेकिन फोम बन नहीं रहा है, झाग बन नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है बेटा सोप कंज्यूम बहुत ज़्यादा होगी। थोड़ा सा कपड़ा धोने के लिए, बहुत छोटा सा कपड़े को साफ करने के लिए भी सोप जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी। अब मसला बेटा ये रहा कि ये हार्डनेस आती क्यों है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉजेज। हार्डनेस क्यों आती है बेटा? इट इज़ ड्यू टू the presence of sulfates, bicarbonates and chlorides of calcium and magnesium present in water। मतलब बेटा अगर पानी में हमारे पास क्या है बेटा, कोई सल्फेट है, जैसे बेटा, लेकिन किसका? मैग्नीशियम का। कोई सल्फेट है किसका? कैल्शियम का। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम ये क्या है बेटा? इनको कहते हैं पॉलीवैलेंट कैटायंस। ठीक है, अगर मैं आपके लिए लिख दूं ना बेटा यहाँ पर ऐसे, इनफैक्ट presence of any polyvalent cation with sulfates, bicarbonates and chloride renders है बेटा, ये स्पेलिंग मैं ठीक से लिखता हूं, शायद नहीं दिखेगा। renders वाटर हार्ड। मतलब बेटा अगर आपके पास कोई भी पॉलीवैलेंट कैटायन है, पॉलीवैलेंट कैटायन का मतलब क्या होता है बेटा? जिस पर चार्ज +1 से ज़्यादा हो, अगर उसी का सल्फेट या उसका क्लोराइड या उसका बाइकार्बोनेट पानी में मौजूद होता है तो उसकी वजह से बेटा पानी हार्ड बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, हमारे पास है बेटा MgSO4।
है ना, यहाँ पर एक पॉलीवैलेंट कैटायन मैग्नीशियम +2 में है बेटा, कैल्शियम सल्फेट बेटा CaSO4, इसकी वजह से भी होगा बेटा। आपके पास होगा CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बेटा। आपके पास होगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, Al2SO4 होल थ्राइस, ये भी है ना पॉलीवैलेंट कैटायन, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो ये सब की सब चीज़ें जो है ना बेटा, ये पानी को क्या बना देती हैं, ये पानी को हार्ड बना देती है। ठीक, लेकिन अगर बेटा मैं आपसे कहूँगा, फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपसे कहूँगा यू हैव Na2SO4, अब यहाँ पर ये Na2SO4 पानी को हार्ड बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो कैटायन है ना वो पॉलीवैलेंट नहीं है, दैट इज ओनली मोनोवैलेंट, दैट इज ओनली मोनोवैलेंट। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉलीवैलेंट कैटायन और मोनोवैलेंट कैटायन की वजह से, किसकी वजह से पानी में हार्डनेस आएगी, किसके सल्फेट की वजह से पानी में हार्डनेस आएगी? तो पॉलीवैलेंट के वाले की वजह से हार्डनेस आएगी, न कि किसकी वजह से, मोनोवैलेंट की वजह से। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज टाइप्स ऑफ हार्डनेसेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो टाइप्स ऑफ हार्डनेसेस में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो किस्म की हार्डनेसेस हैं। तो पहली तो बेटा हमारे पास है टेम्पोररी हार्डनेस। पहली को हम बोलते हैं टेम्पोररी हार्डनेस और दूसरी को हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। फर्स्ट वन इज टेम्पोररी हार्डनेस एंड अनदर वन इज परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो टेम्पोररी हार्डनेस किन की वजह से होती है, तो पहले हमें ये देखना है, उसके बाद हम देखेंगे ये परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है। तो ध्यान रखिएगा, इट इज़ ड्यू टू टेम्पररी हार्डनेस, इट इज़ ड्यू टू बाइकार्बोनेट, इट इज़ ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से जो हार्डनेस आती है ये है टेम्पररी हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है? इट इज़ ड्यू टू सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। वो हार्डनेस जो किसकी वजह से आती है? बाइकार्बोनेट की वजह से, वो टेम्पररी हार्डनेस है। लेकिन किसके बाइकार्बोनेट? मैंने कहा ना पॉलीवैलेंट कैटायन होना चाहिए, यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम। और परमानेंट हार्डनेस वो होती है जो सल्फेट या क्लोराइड की वजह से आती है, किसके? मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो अगर मैं आपसे कहूँगा बेटा कि हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 होल ट्वाइस, बेटा हमारे पास CaHCO3 होल ट्वाइस, इन दो की वजह से जो हार्डनेस आएगी दैट विल बी टेम्पोररी हार्डनेस। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा हमारे पास है मैग्नीशियम सल्फेट, हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट, हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड, हमारे पास है कैल्शियम क्लोराइड, इनकी वजह से जो हार्डनेस आएगी दैट हार्डनेस विल बी परमानेंट हार्डनेस, दैट हार्डनेस विल बी परमानेंट हार्डनेस। तो ये आपको समझना होगा कि टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से आती है और परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से आती है। ठीक है, तो ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो गई बेटा फिर हमारे पास मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस, मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस, मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करते हैं, पानी से कैसे उसको दूर करते हैं? तो बेटा पहली चीज़ आपको यहाँ पर रखनी है बाय हीटिंग, पानी को उबाल लो बेटा, पानी को गर्म कर लो, सो बाय हीटिंग। तो पहली चीज़, दिस मेथड इज़ वैलिड, दिस मेथड इज़ यूजफुल ओनली फॉर टेम्पररी हार्डनेस, इज़ यूजफुल फॉर टेम्पोररी हार्डनेस ओनली। ये बेटा सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी हार्डनेस के लिए ही है। और क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो इससे होता क्या है, इट कॉजेज, अब टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट की वजह से। इट कॉजेज बाइकार्बोनेट्स टू गेट कन्वर्टेड, इट कॉजेज बाइकार्बोनेट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट्स which are insoluble in water, which are insoluble in water। बाइकार्बोनेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोनेट्स में। और विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कार्बोनेट्स जो होते हैं ये पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, हेंस कैन ईजिली बी रिमूव्ड, हेंस कैन ईजिली बी रिमूव्ड।
बाइकार्बोनेट्स पानी में सॉल्युबल होते हैं और कार्बोनेट्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। और बेटा ये तो हम पहले भी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। जैसे बेटा हमारे पास होगा MgHCO3 होल ट्वाइस, हीटिंग इफेक्ट में पढ़ चुके हैं बेटा। जैसे ही हम इसको बेटा हीट करेंगे तो ये बन जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और मैग्नीशियम कार्बोनेट एक प्रेसिपिटेट है बेटा, और हमें मिलता है H2O और हमें मिलता है CO2। ठीक है। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट जो हो गया ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक प्रेसिपिटेट में। अब प्रेसिपिटेट है तो आप इस मैग्नीशियम कार्बोनेट को दूर कर दो, बाइकार्बोनेट गायब भी हो गया बेटा। अगर आपके पास उसी तरीके से कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को भी हीट करेंगे, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O और ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2। कैल्शियम कार्बोनेट अगेन है प्रेसिपिटेट है। तो इस तरीके से हमने बाइकार्बोनेट जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं कन्वर्ट कर दिया उनको वाटर इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स में, और कार्बोनेट्स जैसे ही इनसॉल्युबल हैं पानी से अलग हो जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। यानी कि टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से थी, बाइकार्बोनेट्स की वजह से। अरे अब तो बाइकार्बोनेट्स ही कन्वर्ट हो गए किस में, कार्बोनेट्स में। डेफिनेट सी बात है बेटा हमारे पास पानी जो है वो अब सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब अब उसमें हार्डनेस नहीं रहेगी। लेकिन कौन सी वाली हार्डनेस नहीं रहेगी, टेम्परेरी हार्डनेस। अब दूसरा मेथड भी है बेटा इसमें हमारे पास, दैट इज नोन एज क्लार्क्स मेथड, दैट इज नोन एज क्लार्क्स मेथड, बाय क्लार्क्स मेथड। और क्लार्क्स मेथड भी बेटा किसके लिए काम करता है, ये भी टेम्परेरी हार्डनेस के लिए ही है। ठीक है, इवन दिस इज फॉर टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, द बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, द बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दैट इज बेटा टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, दैट इज बेटा कौन सा, टेम्पररी हार्डनेस, आर ट्रीटेड विद, इनको बेटा ट्रीट किया जाता है किसके साथ, आर ट्रीटेड विद कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आर ट्रीटेड विद कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम इनको या तो ट्रीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, विच गिव्स कार्बोनेट्स। बेटा ये क्या देते हैं हमें, ये हमें कार्बोनेट्स देते हैं। ठीक है, अब कार्बोनेट्स बेटा मिल गए तो आपके दिमाग में फिर से आ जाएगा, अरे कार्बोनेट्स क्या होते हैं, कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, तो फिर से वो बेटा वहां से अलग हो जाएंगे। ठीक है, दिस मेक्स वाटर सॉफ्ट, दिस मेक्स वाटर सॉफ्ट। तो बेटा इससे हमारा पानी जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट का मतलब उसमें हार्डनेस नहीं रहती है। जैसे बेटा आपके पास होगा CaHCO3 होल ट्वाइस, आप इसके सामने बेटा ले आओ CaO, तो बेटा क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा CaCO3, बेटा ये ट्वाइस आ जाएगा और आपके पास यहाँ से H2O आ जाएगा। मैंने अभी आपको बोला कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्युबल, तो कार्बोनेट अगर अलग हो गया तो काम बन गया बेटा हमारे पास। ठीक है, उसी तरीके से बेटा हमारे पास होगा MgHCO3 होल ट्वाइस, इसके सामने बेटा मैं ले आऊँ CaO को, व्हाट डज दिस गिव यू, दिस गिव्स यू MgCaO3 प्लस CaCO3 प्लस बेटा ये हमें देता है H2O। MgCO3 भी एक प्रेसिपिटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट भी एक प्रेसिपिटेट है, तो हमारा काम वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, हम इनको सेपरेट कर लेंगे। अब बेटा इसमें जो तीसरा मेथड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड भी है यहाँ पर, दैट इज नोन एज लाइम सोडा, या सॉरी नॉट लाइम सोडा, सॉरी वॉशिंग सोडा मेथड, दैट इज नोन एज वॉशिंग सोडा मेथड। और वॉशिंग सोडा मेथड बेटा किसके लिए है, दिस इज फॉर परमानेंट हार्डनेस, दिस मेथड इज फॉर परमानेंट हार्डनेस। और हम जानते हैं परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, सल्फेट्स या क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम। सो बेटा हियर वी यूज वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा बेटा किसको कहते हैं, वॉशिंग सोडा दैट इज बेटा Na2CO3, हम यहाँ पर यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को, यानी कि बेटा सोडियम कार्बोनेट को, विच produces soft water, which produces soft water as shown below। अभी बेटा आपको रिएक्शन से ही पता चल जाएगा कि ये वाटर को सॉफ्ट कैसे कर देता है। देखो बेटा जैसे हमारे पास हमें पता है परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है, या तो मैग्नीशियम सल्फेट, या तो कैल्शियम सल्फेट, या तो मैग्नीशियम क्लोराइड, या तो कैल्शियम क्लोराइड। तो रिएक्शन क्या होगी बेटा, MgSO4, इसको बेटा हम करवाएंगे Na2CO3 के साथ रिएक्ट। ये पता है हमें क्या देता है, दिस गिव्स अस Na2SO4
प्लस बेटा ये हमें दे देता है MgCO3। अब MgCO3 तो बेटा एक प्रेसिपिटेट है, ये बाहर आ जाएगा। लेकिन बेटा आप ये कहोगे कि सर जो सल्फेट हमारे पास पहले था वही सल्फेट अभी भी हमारे पास मौजूद है, तो हार्डनेस कहाँ गई? जाहिर सी बात है बेटा, आपको हार्डनेस इस तरह से दिखाई देती हुई जाएगी कि पहले जो सल्फेट था वो एक पॉलीवैलेंट कैटायन का था, लेकिन अब जो सल्फेट है वो मोनोवैलेंट वाला है। और हम पढ़ चुके हैं कि हार्डनेस आती है पॉलीवैलेंट वाले की वजह से, ना कि मोनोवैलेंट वाले की वजह से। इसीलिए बेटा हार्डनेस यहाँ पर गायब हो गई। अगर बेटा हमारे पास उसी तरीके से है CaCl2, हम इसकी रिएक्शन करवाएं किसके साथ? Na2CO3 के साथ। ज़रा बेटा चेक करो आपको क्या मिलेगा। यू विल गेट CaCO3 प्लस बेटा यू विल गेट ट्वाइस NaCl। तो CaCO3 भी प्रेसिपिटेट, NaCl यानी कि क्लोराइड तो मिल गया, लेकिन क्लोराइड किसका है बेटा? दिस इज ए क्लोराइड ऑफ मोनोवैलेंट कैटायन, क्लोराइड ऑफ मोनोवैलेंट कैटायन। दिस इज ए क्लोराइड ऑफ मोनोवैलेंट कैटायन। तो जाहिर सी बात है बेटा ये भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो इसका भी बेटा हमने देख लिया कि कौन कौन से मेथड्स है। क्लार्क्स मेथड है, हीटिंग है और वॉशिंग सोडा मेथड है। तो ये तरीके 3 हमारे पास हैं जिनसे हम हार्डनेस रिमूव करते हैं। क्लार्क्स मेथड एंड हीटिंग, बॉइलिंग, दैट इज वैलिड फॉर टेम्पररी हार्डनेस, एंड वॉशिंग सोडा मेथड इज वैलिड फॉर परमानेंट हार्डनेस। ठीक है बेटा। अब हमारे पास बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो और इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ हार्डनेस। आखिर अगर पानी, चलो ठीक है, पानी क्या है? पानी हार्ड है, लेकिन कितना हार्ड है, इसको कैसे मेजर किया जाता है? ठीक है, ये बेटा आपको समझना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या है बेटा? सबसे पहले डिग्री ऑफ हार्डनेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, इट इज एक्सप्रेस्ड in terms of weight of CaCO3, in terms of weight of CaCO3 present in 10 raised power 6 grams of hard water sample, ठीक है। यानी कि आप डिग्री ऑफ हार्डनेस को एक्सप्रेस करते हो किसकी टर्म्स में? कि 10 रेज पावर 6 ग्राम हार्ड वाटर सैंपल में कितना वेट है किसका, जिनकी वजह से हार्डनेस आती है। यानी कि बेटा सल्फेट, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स। लेकिन उन सल्फेट, क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट्स को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते बेटा, बल्कि उनको देखते हैं कि जितना मान लो बेटा सैंपल में हार्ड वाटर है, जितना सैंपल में मान लो बेटा, जैसे मैं बोलूँ मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है। अब मैग्नीशियम सल्फेट जितना किस में है? हार्ड वाटर सैंपल में है बेटा, मैं उस मैग्नीशियम सल्फेट को देखूंगा, अगर मैं उसको कैल्शियम कार्बोनेट मान लूँ तो वो कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं बता दूंगा आपको कि हम मैग्नीशियम सल्फेट को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो उसकी हार्डनेस बन जाएगी। अब ये क्या है बेटा, थोड़ा सा आपको ये मत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ, उससे आई एम प्रिटी श्योर आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे बेटा आपसे क्वेश्चन कहेगा कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस, कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ a 1 kg hard water sample, of a 1 kg hard water sample which contains क्या बेटा 0.002 moles of MgSO4। अब बेटा हमारे पास एक हार्ड वाटर सैंपल है, उसका वेट कितना है 1 kg यानी कि 1000 ग्राम्स। मतलब बेटा आपके पास हार्ड वाटर का 1000 ग्राम्स दिया गया है, उसमें कितने मोल्स हैं मैग्नीशियम सल्फेट के? 0.002। आपको बोलना है उसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस कितनी है। तो पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, परमानेंट हार्डनेस वाला केस है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट ऑब्वियस सी बात है परमानेंट हार्डनेस देगा, ना ही हम टेम्पररी हार्डनेस की तरफ जा रहे हैं, ना ही हम परमानेंट हार्डनेस की तरफ जा रहे हैं। वी आर लुकिंग एट हार्डनेस, कितनी हार्डनेस है इसमें। तो देखो बेटा क्या करेंगे हम, हार्डनेस के लिए तो पहले हमें हार्ड वाटर सैंपल का कितना चाहिए, 10 रेज पावर 6 ग्राम्स, ये तो 10 रेज पावर 3 ग्राम्स है। तो हम कहेंगे 10 रेज पावर 3 ग्राम हार्ड वाटर सैंपल, 10 रेज पावर 3 ग्राम हार्ड वाटर सैंपल हैज़ कितने मोल्स बेटा? 0.002 मोल्स। किसके? 0.002 मोल्स ऑफ MgSO4। लेकिन हमें तो हार्डनेस के लिए 10 रेज पावर 6, देयरफॉर 10 रेज पावर 6 ग्राम्स हार्ड वाटर
सैंपल हैज़ कितना बेटा 0.002, डिवाइड करो बेटा इसको किससे 10⁻³ से और मल्टीप्लाई करो बेटा इसको 10⁻⁶, आगे आएगा मोल्स ऑफ MgSO4। तो बेटा अगर आप वही देखोगे दैट विल बिकम इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ MgSO4, 2 मोल्स ऑफ MgSO4। तो हमारे पास 10⁻⁶ ग्राम हार्ड वाटर सैंपल में कितने मोल्स हैं उस चीज़ के जो परमानेंट हार्डनेस दे रही है 2 मोल्स। अब इसी MgSO4 को बेटा आपको COCO3 में कन्वर्ट करना है, और वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट से। बेटा वी से कन्वर्टिंग MgSO4 इन टर्म्स ऑफ CaCO3, इन टर्म्स ऑफ CaCO3। और वो कैसे करते हैं बेटा, हम ऐसे करते हैं, हम लिखते हैं इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब बेटा यहाँ पर पहले एक चीज़ देखिएगा, जिन जिन चीज़ों की वजह से भी हार्डनेस आती है, चाहे परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, क्या मतलब बेटा, मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि आपके पास है मैग्नीशियम सल्फेट, इसकी वजह से टेम्परेरी नहीं परमानेंट, कैल्शियम सल्फेट परमानेंट, कैल्शियम क्लोराइड परमानेंट, मैग्नीशियम क्लोराइड परमानेंट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट टेम्परेरी, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसकी वजह से भी क्या है, टेम्परेरी। अगर बेटा आप इन सब को देखोगे, इन सब का एन फैक्टर जो है ना बेटा, ये सब सॉल्ट्स हैं, तो इन सब का बेटा एन फैक्टर 2 है, इन सब का एन फैक्टर क्या है 2 है, और CaCO3 का भी जो एन फैक्टर है वो भी 2 है। तो वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से हार्डनेस आती है उनका एन फैक्टर 2 है, और जिस चीज़ की टर्म्स में हमें एक्सप्रेस करना है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी क्या है, एन फैक्टर 2 ही है। तो बेटा जब मैं ये लिखूंगा ना, आई विल राइट हियर एज मोल्स ऑफ MgSO4, मोल्स ऑफ MgSO4 इनटू एन फैक्टर, बेटा वो तो 2 है, यहां पर लिखूंगा बेटा मैं मोल्स ऑफ CaCO3, और बेटा इसका एन फैक्टर भी 2 है, तो 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ MgSO4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CaCO3। देयरफॉर बेटा आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज मोल्स ऑफ CaCO3। आपने मैग्नीशियम सल्फेट के 2 मोल्स को कन्वर्ट कर लिया कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में, वो भी कितने हैं उसके 2 मोल्स। और बेटा हमें तो बोलना है डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या है, अगर आप ऊपर देखोगे डिग्री ऑफ हार्डनेस इज द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज़ द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो 10⁻⁶ ग्राम्स में है। बेटा हमने बोला 10⁻⁶ ग्राम्स में कितने मोल्स हैं मैग्नीशियम सल्फेट के 2, तो अब हमने देखा वो 2 मोल मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं 2, तो बेटा मैं कह सकता हूँ ना वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ हार्ड वाटर सैंपल, 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ हार्ड वाटर सैंपल, बेटा वो कितना है, वो हो गए उसके मोल्स मल्टीप्लाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास, बेटा यही बन गया ना 200, यानी कि 200 ग्राम किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंट है किसमें, 10⁻⁶ ग्राम्स ऑफ हार्ड वाटर सैंपल में। या तो बेटा आप इसको 200 ग्राम लिखो, या तो बेटा आप लिख सकते हो ना इसको एक और चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं क्लास में, 200 ppm। तो बेटा इसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस कितनी है, इसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस 200 ppm है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि डिग्री ऑफ हार्डनेस यहां पर कितनी है, 200 ppm। ठीक है, अभी भी बेटा कोई डाउट है तो हम एक और क्वेश्चन भी इस पर कर सकते हैं, वो भी ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा क्या है, ए हार्ड वाटर सैंपल, ए हार्ड वाटर सैंपल कंटेन्स, ए हार्ड वाटर सैंपल contains 0.0012% of magnesium sulfate and 0.0011% of calcium chloride। ठीक है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस, कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस। ठीक है, ऑल्सो फाइंड weight of Na2CO3 required, weight of Na2CO3 required to remove hardness from 1 kg of hard water sample, to remove hardness from
1 kg ऑफ हार्ड वाटर सैंपल। अगर आपके पास हार्ड वाटर का 1 kg का सैंपल है, बताओ उसमें Na2CO3 कितना लगेगा। तो पहली चीज़ बेटा आपको यहाँ पर ये देखनी है कि आपके पास क्या दिया गया है। आपके पास जो हार्ड वाटर सैंपल है उसमें कौन कौन सी इंप्योरिटीज़ प्रेजेंट है। वो इंप्योरिटीज़ प्रेजेंट है जो परमानेंट हार्डनेस देती हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, जैसे कैल्शियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम सल्फेट कितना दिया है, कैल्शियम क्लोराइड कितना दिया गया है बेटा, वो दिया गया है 0.0012% और वो दिया गया है 0.0011%। देयरफॉर आई कैन से, परसेंट का मतलब बेटा 100 ग्राम्स, आई कैन से 100 ग्राम्स ऑफ हार्ड वाटर सैंपल, 100 ग्राम्स ऑफ हार्ड वाटर सैंपल कंटेन्स कितना बेटा, 0.0012 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, है कि नहीं। तो बेटा हमें तो डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए 10⁻6 ग्राम्स चाहिए। हम कहेंगे ना देयरफॉर 10⁻6 ग्राम्स ऑफ हार्ड वाटर सैंपल कंटेन्स, जरा बेटा उसमें कितना होगा 0.0012 डिवाइड बाय, बेटा इसको पहले करेंगे 10⁻2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻6 से, बेटा वही बन जाएगा हमारे पास 12 ग्राम्स ऑफ MgSO4। कितना है बेटा, 12 ग्राम्स ऑफ MgSO4। अब बेटा जरा सोच के देखो, देयरफॉर बेटा ये बताओ ये कितने मोल्स हैं MgSO4 के। देयरफॉर मोल्स ऑफ MgSO4 ये होगा ना बेटा बराबर 12 डिवाइडेड बाय MgSO4 का मॉलिक्यूलर मास दैट इज आल्सो 120। सो बेटा दिस इज 0.1 मोल्स ऑफ किसके बेटा, MgSO4 के। तो चलिए बेटा MgSO4 के 0.1 मोल्स हैं। आप जरा सोचो बेटा इसको किसकी टर्म्स में लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में। पहले मैं ये को ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हो गया इक्विवेलेंट्स ऑफ MgSO4 हम लिखेंगे और वो बराबर कर देंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3। तो बेटा इक्विवेलेंट्स ऑफ MgSO4, मोल्स ऑफ MgSO4 वो हो गया 0.1, इसका n फैक्टर बेटा 2 यहाँ से आएगा ना बेटा, वैसे ही मोल्स ऑफ CaCO3 इसका भी n फैक्टर 2, तो 2 और 2 तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ से बेटा वो कितने हैं 0.1। अगर आप MgSO4 की टर्म्स में बोलोगे तो MgSO4 की टर्म्स में वो 0.1 है। चलिए बेटा अभी तो एक और इंप्योरिटी भी है, कौन सी, कैल्शियम क्लोराइड। तो हम फिर से वही कहेंगे बेटा क्या, 100 ग्राम्स ऑफ हार्ड वाटर सैंपल कंटेन्स, ज़रा उसमें क्या है बेटा, उसमें है 0.0011 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि परसेंटेज का मतलब तो यही होता है। तो 10⁻6 ग्राम्स ऑफ हार्ड वाटर सैंपल कंटेन्स, ज़रा बेटा उसमें कितने हैं 0.0011 डिवाइडेड बाय बेटा 10⁻2 और मल्टीप्लाई बेटा 10⁻6, यही आ जाएगा बेटा 11 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो ये कितने मोल्स हैं कैल्शियम क्लोराइड के, देयरफॉर मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बेटा वो कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 110, बेटा वो भी बन जाएगा 0.1 मोल्स। ठीक है, अब इस कैल्शियम क्लोराइड के इन मोल्स को भी बेटा कन्वर्ट कर लो किस में, कैल्शियम कार्बोनेट में। तो आप क्या बोलोगे, यू विल से इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCl2 मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इक्विवेलेंट्स बेटा तो वो तो इसके 0.1 हो गए, कैल्शियम क्लोराइड का भी n फैक्टर 2 है, यहाँ से आ जाएगा मोल्स ऑफ CaCO3 और बेटा इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यहाँ से भी 2 कैंसल, यहाँ से भी 2 कैंसल, तो यहाँ से भी आपके पास मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आ गए 0.1। ज़रा बेटा अब खुद सोच के देखो, अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपके पास दो इम्प्योरिटीज़ हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम सल्फेट की टर्म्स में कितने मोल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, 0.1। कैल्शियम क्लोराइड की टर्म्स में भी कितने हैं, 0.1। देयरफॉर बेटा मैं कहूँगा टोटल मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, टोटल मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 10⁻6 ग्राम्स हार्ड वाटर सैंपल कॉन्स्टिट्यूट्स कितना है बेटा, वो 0.2। देयरफॉर बेटा आप कहोगे ना वेट ऑफ CaCO3, वेट ऑफ CaCO3 इन 10⁻6 ग्राम्स हार्ड वाटर सैंपल वो होगा ना 0.2 इंटू 100, वही बन जाएगा बेटा 20 ग्राम्स। तो बेटा 10⁻6 ग्राम्स में कितने ग्राम्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, 20 ग्राम्स। देयरफॉर डिग्री ऑफ हार्डनेस को बेटा हम कहेंगे 20 ppm। इसकी डिग्री ऑफ हार्डनेस कितनी है, 20 ppm। आई होप ये समझ में आया होगा। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालने के लिए आपको चाहिए 10⁻6 ग्राम्स ऑफ हार्ड वाटर सैंपल। क्लियर। नाउ
एक और क्वेश्चन भी था बेटा, अब हमें देखना है कि कितना Na2CO3 चाहिए हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो हम क्या काम करेंगे बेटा, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। कौन सी रिएक्शन? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस बेटा वॉशिंग सोडा Na2CO3। जाहिर सी बात है बेटा, ये हमें देता है Na2SO4 प्लस बेटा हमें मिलता है MgCO3। अब चूंकि बेटा Na2CO3 MgSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास कितना ये लगेगा, कौन? Na2CO3, वो 1 kg हार्ड वाटर सैंपल के लिए देखना है। हमें ये तो पता है कि 100 ग्राम हार्ड वाटर सैंपल हैज़ कितना बेटा? 0.0012 ग्राम्स ऑफ MgSO4। तो बेटा हमें तो 1 kg में देखना है, मतलब 1000 ग्राम्स में देखना है। तो हम कहेंगे ना 1000 ग्राम हार्ड वाटर सैंपल हैज़ कितना बेटा? 0.012 ग्राम्स ऑफ MgSO4, है कि नहीं? तो बस बेटा अगर आपके पास 0.012 ग्राम्स ऑफ MgSO4 आ गया, देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं 1000 ग्राम हार्ड वाटर सैंपल हैज़ क्या बेटा? 0.012 डिवाइडेड बाय 120 मोल्स ऑफ MgSO4। और बेटा अगर आप इसी को इवेल्युएट करोगे, इफ यू इवेल्युएट यू विल गेट दिस एज 10⁻⁻⁴ मोल्स ऑफ MgSO4। तो 1 kg में कितने मोल्स हैं MgSO4 के? 10⁻⁻⁴। ज़रा बेटा आप मुझे सोच के बताओ, जब आप इस रिएक्शन को देखते हो, क्या जो इक्विवेलेंट्स, या फिर मैं कहूँगा 1 मोल अगर मैग्नीशियम सल्फेट का है तो आपके पास Na2CO3 का भी 1 ही मोल है। आपके पास कितने मोल आ गए MgSO4 के? 10⁻⁻⁴। देयरफॉर हम नहीं लिख सकते हैं मोल्स ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड फॉर 10⁻⁻⁴ मोल्स ऑफ MgSO4। वो कितना होगा बेटा? वो भी तो होगा ही 10⁻⁻⁴ मोल्स। तो आपको इसके भी कितने चाहिए? 10⁻⁻⁴ मोल्स। इसी तरीके से बेटा एक और इम्प्योरिटी भी अभी आपके पास है, कौन सी? CaCl2। तो CaCl2 भी बेटा रिएक्ट करेगा किसके साथ? Na2CO3 के साथ। क्या बनाएगा? CaCO3 प्लस ट्वाइस NaCl। अब ज़रा बेटा यहाँ से चेक कीजिए, CaCl2 के कितने मोल्स हैं हमारे पास 1 kg में बेटा, वो भी हम निकाल के देखेंगे। तो बेटा हम कहेंगे 100 ग्राम हार्ड वाटर सैंपल हैज़ कितने मोल्स ऑफ CaCl2? 0.011 मोल्स, नॉट मोल्स, ग्राम्स ऑफ CaCl2। तो बेटा 1000 ग्राम्स में कितने होंगे? 1000 ग्राम हार्ड वाटर सैंपल हैज़ कितना बेटा? 0.011 ग्राम्स ऑफ CaCl2। बेटा ये कितने मोल्स हैं फिर CaCl2 के? देयरफॉर मोल्स ऑफ CaCl2 बेटा ये कितने होंगे फिर? 0.011 डिवाइडेड बाय बेटा 110। ये भी बन जाएंगे 10⁻⁻⁴ मोल्स ऑफ CaCl2। ठीक है, तो बेटा अगर CaCl2 के मोल्स कितने हैं? 10⁻⁻⁴। आप जरा इस रिएक्शन को चेक कीजिए बेटा। तो यहाँ से इस रिएक्शन में भी CaCl2 का 1 मोल, इसका भी 1 मोल। देयरफॉर मैं कहूँगा ना मोल्स ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड फॉर CaCl2 कितना होना चाहिए बेटा? वो भी तो होना चाहिए ना 10⁻⁻⁴ मोल्स। देयरफॉर बेटा मुझे बताओ टोटल मोल्स ऑफ किसके? टोटल मोल्स ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड for 1 kg of hard water sample which contains MgSO4 and CaCl2 is equal to बेटा कितना? 2 × 10⁻⁻⁴ मोल्स। चाहिए कि नहीं? वरना उसके कितने चाहिए थे? 10⁻⁻⁴। दूसरे के लिए भी 10⁻⁻⁴। तो टोटल में कितने चाहिए? 2 × 10⁻⁻⁴। मैं ज़रा इस 10⁻⁻⁴ को ठीक से लिखूं, 2 × 10⁻⁻⁴ मोल्स। ठीक है, अब हमें वेट निकालना है। देयरफॉर वेट ऑफ Na2CO3 जो चाहिए बेटा, वेट ऑफ Na2CO3 दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻⁴। मल्टीप्लाई कीजिए बेटा इसके मॉलिक्यूलर मास से। तो कार्बोनेट का हो गया 60, 2 सोडियम का हो गया 46, 60 + 46 106। बेटा यही बन जाएगा आपके पास
212 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम्स। और इसी को बेटा अगर आप चाहो तो मिलीग्राम्स में भी लिख सकते हो, 21.2 मिलीग्राम्स। तो इतना बेटा आपके पास चाहिए क्या, सोडियम कार्बोनेट, ताकि आप इस पानी की सारी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो। सो आई होप बेटा ये आज के लेक्चर में जो है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, किस तरह से हम डिग्री ऑफ हार्डनेस को एक्सप्रेस करते हैं और किस तरह की हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए, चाहे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाए। तो वहाँ पर जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई, जो मैंने आपको लेयर टेस्ट बताया, आई होप बेटा दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर इन योर माइंड नाउ। और अब से आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। स्टिल बेटा इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन एनीवेयर, जहाँ पर भी आपको डाउट लगेगा बेटा, डू शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको बेटा इससे और भी थोड़ी और हेल्प चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, देयर इज़ नो इशू अबाउट दैट। बट आई होप ये जो आपको लेक्चर देखा आपने, इससे आपको समझ में आया होगा कि डिग्री ऑफ हार्डनेस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रिमूव कौन से मेथड्स होते हैं, किस तरह की हार्डनेसेस होती हैं, और हार्डनेस मेनली किस वजह से पानी में आ जाती है। ठीक है, सो विद दीज वर्ड्स आई विल टेक योर लीव, होपिंग कि आज के लेक्चर से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे और आपको इसमें अच्छा भी लगा होगा, आपको ये समझ भी अच्छे तरीके से आया होगा। इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल बी गोइंग टू न्यू चैप्टर, दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम।